अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। एआईएस का हम चैप्टर नंबर 1 के हमने 3 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट डिस्कस किए हैं। आज 4th क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है एवोल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल्स। कि इस टॉपिक में हम बेसिकली डिफरेंट तरह के इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की एवोल्यूशन से लेके एंड तक के कब कहाँ से ये स्टार्ट हुए और अब कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो हमारे सामने अवेलेबल है, हम इनके बारे में डिफरेंट अप्रोचेस और मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पास्ट 50 ईयर्स से डिफरेंट तरह के अप्रोचेस और मॉडल जो है वो एआईएस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर नया मॉडल दूसरे मॉडल की, पिछले मॉडल की शॉर्टकमिंग्स और लिमिटेशंस को जो है वो दूर करने के लिए आया। लेकिन हर मॉडल में हर चीज़ आपको पता परफेक्ट नहीं होती, उसकी शॉर्टकमिंग्स को देखते हुए नेक्स्ट मॉडल जो है वो आता गया। तो इसमें हम ऑलमोस्ट 5 तरह के मॉडल्स को डिस्कस करेंगे, जो कि मैनुअल मॉडल हैं, फ्लैट फाइल सिस्टम, डेटाबेस अप्रोच, रिया मॉडल, और उसके बाद ईआरपी जो कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस अब आजकल यूज़ कर रही हैं, वो है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो हम स्टार्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहले है द मैनुअल प्रोसेस मॉडल। मैनुअल प्रोसेस मॉडल, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, ये एक मैनुअल मॉडल है जिसमें सारा काम मैनुअल तरीके से किया जाएगा, यानी कि बाय हैंड रजिस्टर्स की फॉर्म में। ये ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम है। मैनुअल सिस्टम में फिजिकल इवेंट्स रिसोर्सेज होते थे और पर्सोनल्स होते थे, एम्प्लॉयज़ होते थे जो उन बिज़नेस प्रोसेसेस को परफॉर्म करते थे। जिस तरह के देखें टास्क होते थे, ऑर्डर टेकिंग, वेयर हाउस में मटेरियल रखना, गुड्स को मैन्युफैक्चर करना, सेल के लिए शिपिंग करना, गुड्स की कस्टमर को, वेंडर्स को ऑर्डर प्लेस करना, ये सारे काम मैनुअली होते थे, यानी कि मैनुअल पेपर्स के थ्रू फिजिकली आप ये काम परफॉर्म करते थे। तो ये मॉडल जो है, इसमें फिजिकल टास्क ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग था, आप फिजिकली रजिस्टर्स में रिकॉर्ड कीप करते थे। तो मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो बिल्कुल उस तरह से है जिस तरह आपको अकाउंटिंग में सिखाया जाता है कि मैनुअली आप वाउचर से ट्रांजैक्शन बनाते हैं, ट्रांजैक्शन से लेजर, लेजर से आप जो है वो ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारा काम आप बाय हैंड करते हैं। ये मैनुअल प्रोसेस है। अब आप ये कहेंगे कि लेकिन अब मैनुअल प्रोसेस की कोई जगह नहीं, अब ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ऑटोमेटेड सिस्टम्स को यूज़ करती हैं, जिसमें आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से ये सारी रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं। लेकिन देखें, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करने से पहले जो है वो आपको मैनुअल एक बैकबोन का पता हो कि काम किस तरह परफॉर्म होता है, तो कंप्यूटर पे काम करना आपके लिए आसान होता है। तो इसलिए देखें कि मैनुअल प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स में मास्टरी गेन करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैनुअल प्रोसेस का आइडिया होना चाहिए। मैनुअल सिस्टम आपको हेल्प करता है कि आपको एआईएस कोर्स के और दूसरे अकाउंटिंग कोर्सेज के दरमियान लिंक का पता चलता है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू अकाउंटिंग को परफॉर्म करने के लिए करने को कहते हैं। लेकिन आपको इससे पहले ये तो पता होना चाहिए अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग में आप किस किस तरह के टास्क परफॉर्म करते हैं। इसलिए आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग मैनुअल सिस्टम के अंडर पढ़ते हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से अकाउंटिंग में काम जो है वो परफॉर्म किया जाता है और अकाउंटिंग का एआईएस के साथ क्या लिंक है। तो डाटा को या इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना आसान होता है जब वो टेक्नोलॉजी से हट के हो। तो इसीलिए मैनुअल सिस्टम्स जो हैं वो नॉर्मली अकाउंटिंग में आपको पढ़ाए जाते हैं। तो मैनुअल प्रोसेस मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसमें आप मैनुअली जो है वो टेक्नोलॉजी के बगैर अपनी सेलिंग, वेयर हाउसिंग, शिपिंग, बाइंग, ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये मैनुअल प्रोसेस कहलाता है। तो मैनुअल प्रोसीजर्स जो हैं वो आपको आपकी इंटरनल कंट्रोल एक्टिविटीज़ के बारे में अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। आपको मैनुअल प्रोसीजर्स के थ्रू पता चलता है कि कौन सेग्रीगेशन ऑफ फंक्शंस किस तरह से होंगे, मींस डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। कोई लेजर बना रहा है, कोई जर्नल बना रहा है, वेरिफिकेशन किस तरह होगी, ऑडिट ट्रायल किस तरीके से परफॉर्म किए जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके ऊपर आप चेक कर सकते हैं, जिससे आप फ्रॉड वगैरह को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के जो इंटरनल कंट्रोल के इश्यूज़ हैं, ये सिर्फ मैनुअल सिस्टम को अंडरस्टैंड करने से ही आपको पता चलते हैं। तो पहले स्टार्टिंग पे जो मॉडल आया अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए, वो मैनुअल प्रोसेस मॉडल था, जिसमें फिजिकल टास्क परफॉर्म किए जाते थे। ठीक है, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। उसके बाद देखें द फ्लैट फाइल मॉडल। सेकेंड मॉडल जो आपके सामने है वो फ्लैट फाइल मॉडल। फ्लैट फाइल अप्रोच को जो है वो लेगेसी सिस्टम भी कहते हैं। लेगेसी कहते हैं पुराने, जो आप ये कह लें कि ओल्ड किस्म के सिस्टम होते हैं। ये ओल्ड किस्म का ये भी सिस्टम है। मैनुअल सिस्टम्स के बाद फ्लैट फाइल मॉडल आया जब लार्जर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आए। तो लार्जर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का एक सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया 1960 से 1980s में। ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कुछ आज भी इस सिस्टम को यूज़ कर रही हैं, लेकिन नॉर्मली बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी रह गई हैं जो कि फ्लैट फाइल मॉडल यूज़ कर रही हों। तो ये मॉडर्न डेटाबेस सिस्टम्स जो हैं
अब उन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया है, अब ऑर्गेनाइजेशन मॉडर्न किस्म के डेटाबेस सिस्टम्स यूज़ करेंगे। तो फ्लैट फाइल मॉडल क्या था? फ्लैट फाइल मॉडल डिस्क्राइब्स एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल डाटा फाइल्स आर नॉट रिलेटेड टू अदर फाइल्स। फ्लैट फाइल मॉडल एक ऐसा मॉडल था जिसमें एक इंडिविजुअल या एक डिपार्टमेंट की डाटा फाइल्स दूसरी फाइल्स से लिंक्ड नहीं होती थी। एंड यूजर्स इन दिस एनवायरनमेंट ओन देयर डाटा फाइल्स रैदर देन शेयर देम विद अदर यूजर्स। जो एंड यूजर्स थे, यानी कि जिन्होंने उस रिपोर्ट, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना था, उनकी अपनी डाटा फाइल्स थी, वो किसी दूसरे के यूज़र के साथ उस फाइल को शेयर नहीं करते थे। मसलन मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, तो ये सारे एंड यूज़र्स हैं। इनकी अपनी डाटा फाइल्स थी और ये अपनी डाटा फाइल्स को दूसरे डिपार्टमेंट यूज़र के साथ शेयर नहीं करते थे। तो इसलिए स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस यूज़ होती थी। दो सिस्टम्स होते हैं, एक होता है स्टैंड अलोन, एक होता है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है जिसमें सारा कुछ इंटीग्रेटेड होता है, मिक्सड होता है, शेयर्ड होता है। एक होता है स्टैंड अलोन जो इंडिविजुअल काम करता है। तो फ्लैट फाइल मॉडल में स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस थी कि हर डिपार्टमेंट, हर यूज़र जो है वो अपनी डाटा फाइल्स अपने सिस्टम के थ्रू मेंटेन करता था। व्हेन मल्टीपल यूजर्स नीड द सेम डाटा फॉर डिफरेंट पर्पस, जब डिफरेंट यूजर्स को सेम डाटा की ज़रूरत होती थी तो उन्हें सेपरेट डाटा सेट से वो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी होती थी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली। यानी कि इन्फॉर्मेशन शेयर्ड नहीं थी। कि जिस तरह से देखें कि एक सेल्स डाटा है, कस्टमर का सेल्स डाटा, तो 3 डिफरेंट यूज़र्स को जो है वो इसकी ज़रूरत है। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को इसकी ज़रूरत है क्योंकि उसने कस्टमर के सेल्स डाटा को अकाउंट नंबर और के लिहाज से और उनके आउटस्टैंडिंग बैलेंस के लिहाज से ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, ताकि कस्टमर को प्रॉपर बिलिंग की जा सके। उसके अलावा मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कस्टमर के डाटा की ज़रूरत है उसकी हिस्ट्री के लिहाज से, ठीक है, उसके डेमोग्राफिक्स के लिहाज से, क्योंकि उन्होंने नई प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने जो है वो टारगेट करना है। इस तरह से देखें कि 2 डिपार्टमेंट मैंने आपके सामने जो है वो बयान किए हैं कि एक है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को कस्टमर के डाटा की ज़रूरत है, लेकिन उसकी नीड डिफरेंट तरह की है। उसे कस्टमर के डाटा का अकाउंट नंबर चाहिए, उनके आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस चाहिए। जबकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी कस्टमर के डाटा की ज़रूरत है, लेकिन उन्हें कस्टमर का डाटा जो है वो उनके एड्रेसेस के साथ, उनके डेमोग्राफिक्स यानी कि उनकी एज, उनकी इनकम लेवल के लिहाज से चाहिए, ताकि वो उन्हें न्यू प्रोडक्ट की प्रमोशंस जो है वो उनके सामने कर सकें। जो प्रोडक्ट सर्विसेज डिपार्टमेंट है उसे भी कस्टमर का सेल्स डाटा चाहिए, लेकिन उसे कस्टमर का सेल्स डाटा इस तरह चाहिए कि वो कस्टमर्स के हिसाब से उन्होंने जो प्रोडक्ट्स परचेज़ की हुई हैं वो उसके सामने आ जाएँ, ताकि वो कस्टमर को आफ्टर सेल्स सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। अब देखें, तीनों डिपार्टमेंट, मैंने आपके सामने 3 डिपार्टमेंट्स का नाम लिया, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट सर्विसेज डिपार्टमेंट। तीनों डिपार्टमेंट्स एंड यूजर्स हैं। तीनों डिपार्टमेंट्स को कस्टमर के डाटा की ज़रूरत है, लेकिन तीनों डिपार्टमेंट्स को कस्टमर के डाटा की डिफरेंट डायमेंशंस की ज़रूरत है। इसलिए हर डिपार्टमेंट जो है वो अपनी एक डाटा फाइल मेंटेन करता था जिसमें अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता था। तो इसमें डाटा रिडंडेंसी जो है वो आ जाती थी। डाटा रिडंडेंसी मीन्स कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती थी जो तीनों डिपार्टमेंट्स ने बार बार एंटर की। मतलब देखें, कस्टमर का नेम ऐसी चीज़ होगी या कस्टमर का फ़ोन नंबर ऐसी चीज़ होगी जो तीनों डिपार्टमेंट्स ने अपने पास मेंटेन की होगी। तो दिस इज़ कॉल्ड द डाटा रिडंडेंसी, कि डाटा की डुप्लीकेशन होना, बार बार सेम डाटा जो है वो एंटर करना। तो फ्लैट फाइल इन्वायरमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करने लगे हैं। वो थी डाटा स्टोरेज की, डाटा अपडेटिंग की, करेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन की एंड टास्क डाटा डिपेंडेंसी की। डाटा स्टोरेज सबसे पहले कि देखें, एक एफिशिएंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वो होता है जो डाटा को सिर्फ एक बार कैप्चर करे और स्टोर कर ले और फिर उस सिंगल सोर्स को सारे यूज़र्स को प्रोवाइड करे उनकी नीड्स के अकॉर्डिंगली। लेकिन फ्लैट फाइल इन्वायरमेंट में ये पॉसिबल नहीं था। फ्लैट फाइल इन्वायरमेंट में हर डिपार्टमेंट की प्राइवेट डाटा नीड्स को पूरा करने के लिए स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस डेवलप की जाती थी। तो ऑर्गेनाइजेशन को मल्टीपल कलेक्शन और मल्टीपल स्टोरेज प्रोसीजर्स की कॉस्ट बियर करनी पड़ती थी, ठीक है। तो कुछ डाटा ऐसा था जो डजन्स, हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ टाइम डुप्लीकेट हो जाता था और इस वजह से कॉस्ट जो है वो आपको एक्स्ट्रा बियर करनी पड़ती थी। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम थी फ्लैट फाइल मॉडल की। फिर डाटा अपडेटिंग, अगर डाटा में कोई चेंज आया, मतलब सपोज करें कि कस्टमर के एड्रेस में चेंज आ गया, तो अब डाटा एक जगह पे अपडेट नहीं होना बल्कि डिफरेंट डाटा सेट्स, यानी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो फाइल है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की फ़ाइल है, सेल्स डिपार्टमेंट की फ़ाइल है, उस सब में अलग अलग जो है वो उसकी अपडेटिंग होनी है। तो डाटा अपडेटिंग का प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा इन था फ्लैट फाइल मॉडल में। इससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ी थी हर फाइल में अलग अलग तरीके से डाटा को अपडेट करने के लिए। फिर करेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन के देखें,
कि जब आप ये मल्टीपल अपडेट्स करते थे, यानी कि डिफरेंट हर डिपार्टमेंट ने अगर कोई चेंजिंग आ गई है उसको अपडेट करना है, तो समटाइम्स ऐसा होता था कि कुछ डिपार्टमेंट अपडेट कर लेते थे, कुछ डिपार्टमेंट तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती थी, वो अपडेट नहीं कर पाते थे। तो अगर अपडेट इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट ना की जाए तो कुछ यूज़र्स का डाटा जो है वो पुराना रिजल्ट शो करेगा, जबकि कुछ यूज़र्स का डाटा न्यू रिजल्ट शो करेगा, और इस तरह से जो आपके डिसीजंस हैं वो आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन की बेस पे लिए जाएंगे। यानी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने अगर कस्टमर का एड्रेस जो है वो नहीं अपडेट किया तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट अब जो भी प्रोडक्ट प्रमोशन के डिसीजंस लेगी वो सारे डिसीजंस जो है फेल हो जाएंगे अगर मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर के एड्रेस जो है वो बदल चुके हैं। उसके बाद टास्क डाटा डिपेंडेंसी, अनदर प्रॉब्लम जो कि फ्लैट फाइल अप्रोच के साथ ये थी यूज़र्स इनएबिलिटी टू ऑब्टेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन एज हिज और हर नीड चेंज। कि अगर यूज़र की नीड थोड़ी चेंज हो जाती है तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट था। ये था टास्क डाटा डिपेंडेंसी। ठीक है, द यूज़र्स इन्फॉर्मेशन सेट इज कंस्ट्रेंड बाय द डाटा दैट शी और ही पोजेस एंड कंट्रोल, क्योंकि हर यूज़र के पास उसकी अपनी एक फ़ाइल थी और वो वहाँ तक लिमिटेड था। यूज़र्स इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं और एक कम्युनिटी के मेंबर के तौर पर एक्ट नहीं करते, एक दूसरे के साथ डाटा शेयर नहीं करते, इसलिए उन्हें नए तरीके से इन्फॉर्मेशन को शेयर करना होता था। मे भी वो इन्फॉर्मेशन दूसरे डिपार्टमेंट को ऑलरेडी पता हो, लेकिन उससे शेयर करने की बजाय आपको अपने तरीके से उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करना था। तो इसलिए इसे डाटा रिडंडेंसी कहते हैं, बार बार सेम डाटा को एक्सप्लोर करना, ऐड करना। तो ये प्रॉब्लम्स थी फ्लैट फाइल मॉडल के साथ। आप ये एग्जिबिट देख सकते हैं, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, उसकी अपनी एक एप्लीकेशन है बिलिंग अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम के लिए। उन्होंने अपना डाटा सेट बनाया है, कस्टमर का डाटा, ठीक है, सेल्स इनवॉइसेस, कैश रिसीट्स के लिहाज से। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का अपना प्रोडक्ट प्रमोशन सिस्टम की उन्होंने एप्लीकेशन डेवलप की है, कस्टमर का डाटा उन्होंने डेमोग्राफिक्स के लिहाज से चाहिए, सेल्स इनवॉइसेस चाहिए। अब देखिए, सेल्स इनवॉइसेस ऊपर वाले को भी चाहिए, नीचे वाले को भी चाहिए, डाटा रिडंडेंसी होगी। प्रोडक्ट सर्विसेज ने अपना सर्विस स्केजुलिंग सिस्टम की एप्लीकेशन डेवलप की है, कस्टमर का डाटा चाहिए हिस्टोरिक प्रोडक्ट ओरिएंटेशन के लिहाज से, प्रोडक्ट सर्विस स्केजुअल जो है वो मेंटेन करना है। तो हर एक का अपना डाटा सेट है, हर एक ने अपनी स्टैंड अलोन एप्लीकेशन डेवलप की है। कुछ डाटा जो है वो रिपीट हो रहा है जिससे डाटा रिडंडेंसी हो रही है, एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन या डाटा को शेयर नहीं करते। डाटा स्टोरेज का टास्क बहुत ज़्यादा हो रहा है। डाटा को अपडेट करने की प्रॉब्लम है कि अगर एक एप्लीकेशन में अपडेट हो गया तो हर एक ने सेपरेटली अपनी एप्लीकेशन में अपडेटिंग करनी है। ठीक है, तो फ्लैट फाइल जो है वो डाटा इंटीग्रेशन को लिमिट करता है। मैंने पहले आपको बताया कि दो तरह की अप्रोचेज होती हैं, डाटा इंटीग्रेशन एंड स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। डाटा इंटीग्रेशन होती है डाटा को एक दूसरे के साथ शेयर करना, इंटीग्रेट करना। तो फ्लैट फाइल अप्रोच जो है वो एक सिंगल व्यू मॉडल है, फाइल्स को स्ट्रक्चर, फॉर्मेट और अरेंज किया जाता है हर यूज़र अपनी नीड्स के लिहाज से। ठीक है, एक यूज़र को जिन एट्रीब्यूट्स की, डाटा के जिन एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत है, दूसरे यूज़र को वो एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर उनको एक दूसरे के साथ शेयरिंग करनी पड़ जाती है तो वे एक दूसरे के साथ शेयरिंग जो है वो नहीं कर सकते। तो देखें कि ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो जो दूसरे यूज़र्स हैं, जिस तरह मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो यूज़र्स हैं, उनके सामने 3 ऑप्शंस होती थी कि मसलन सपोज़ करें कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने एक डाटा मेंटेन किया है, ठीक है, तो अब बाकी डिपार्टमेंट्स को अपना डाटा मेंटेन किया। अब उनके सामने एक ऑप्शन है कि डू नॉट यूज़ अकाउंटिंग डाटा टू सपोर्ट डिसीजन, कि वो अकाउंटिंग डाटा को यूज़ ना करें, मैनिपुलेट द डाटा एंड इनकर द कॉस्ट एंड मैनिपुलेट एंड मैसेज द एग्जिस्टिंग डाटा स्ट्रक्चर टू सूट द यूनिक नीड्स, या वो अकाउंटिंग के डाटा को लें, उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करें, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली कर लें, या ऑब्टेन एडिशनल प्राइवेट सेट्स ऑफ द डाटा एंड इनकर द कॉस्ट एंड ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद डाटा रिडंडेंसी, या वो अपना नए तरीके से एक डाटा जो है वो डेवलप करें। तो ये जो है वो इनके सामने ऑप्शंस होती थी। तो फ्लैट फाइल मॉडल में अपनी स्टैंड अलोन एप्लीकेशन डेवलप की जाती थी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, उसके बाद आ गया डाटाबेस मॉडल। डाटाबेस मॉडल ने जो फ्लैट फाइल मॉडल की कुछ शॉर्टकमिंग्स थी उसको ओवरकम किया। सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग या ड्रॉबैक फ्लैट फाइल मॉडल का था डाटा इंटीग्रेशन ना होना। तो फ्लैट फाइल मॉडल ने डाटा ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को सेंट्रलाइज्ड किया एक कॉमन डाटाबेस में, जिससे सारे यूज़र्स जो हैं वो आपस में शेयर करेंगे। ठीक है, यानी कि जिस यूज़र को एक सेंट्रल लोकेशन पे एक कॉमन डाटाबेस में एक कस्टमर, सपोज करें कस्टमर का डाटा सारा का सारा सेव है, जिस डिपार्टमेंट को जिस एस्पेक्ट की, जिस डायमेंशन की ज़रूरत है वो वहाँ तक एक्सेस हासिल कर लेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का डाटा एक सेंट्रल लोकेशन पे होता है और सारे यूज़र्स को डाटा
तक एक्सेस होती है अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो एक्सेस टू डाटा तक रसाई को कंट्रोल किया जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, कि हर यूज़र को पूरे डाटा तक रसाई नहीं होगी, हर यूज़र को डाटा के सिर्फ उस एलिमेंट तक रसाई होगी जिसकी उसको ज़रूरत है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हर यूज़र की को एक ऑथराइजेशन या एक्सेस लिमिट देता था। मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो उसको सिर्फ मार्केटिंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन कस्टमर की चाहिए वहाँ तक रसाई होगी। एक यूज़र जो है वो रिक्वेस्ट करता है कि उसको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो उसकी आइडेंटिटी को इंश्योर करता है, ठीक है, कि भैया क्या आपको ऑथराइज्ड है इस डाटा को लेने के लिए, नहीं। मतलब सपोज करें मार्केटिंग डिपार्टमेंट को एक पासवर्ड असाइन कर दिया गया, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को एक, फाइनेंस डिपार्टमेंट को एक। अब जब मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कोई यूज़र रिक्वेस्ट सेंड करेगा, वो अपना वो पासवर्ड लगाएगा, तो सिस्टम को पता चल जाएगा कि भाई इस यूज़र को हमने कौन सा डाटा तक एक्सेस देनी है, कस्टमर के नेम, एड्रेस से डेमोग्राफिक्स तक हमने इसको एक्सेस देनी है, ठीक है। अगर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का यूज़र अपना पासवर्ड लगाएगा तो सिस्टम को पता चल जाएगा कि इस यूज़र को हमने अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो हर यूज़र को उसकी नीड्स के मुताबिक इन्फॉर्मेशन देनी है, उसको दूसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस तरीके से एक यूज़र को वैलिडेट और करता था और उसके बाद उसको एक्सेस प्रोवाइड करता था। तो जो मेन फीचर डिफरेंस है डेटाबेस और फ्लैट फाइल मॉडल के दरमियान वो यही है, पूलिंग ऑफ डाटा इनटू अ कॉमन डाटाबेस। के डेटाबेस मॉडल में डाटा को पूल इकट्ठा किया जाता है कॉमन डाटाबेस में और सारे यूज़र्स उस डाटा को शेयर करते हैं, जबकि फ्लैट फाइल मॉडल में स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस होती थी और हर यूज़र का अपना डाटा सेट होता था। आप यहाँ पे एग्जिबिट देख सकते हैं कि देखिए एक इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट सर्विसेज डिपार्टमेंट अपने तीनों तरह के डाटा जो है वो इस DBMS से ले रहे हैं, ठीक है। और शेयर डाटाबेस है जिसमें कस्टमर का डाटा, उसकी इनवॉइस, रिसीट्स, प्रोडक्ट सर्विस स्केड्यूल, हर तरह की इन्फॉर्मेशन एक कॉमन डाटाबेस में पड़ी है। हर यूज़र अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली जो डायमेंशन जो नीड उसकी है उसके मुताबिक डाटा को कैप्चर कर लेगा, ठीक है, रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद। तो जो प्रॉब्लम्स थे फ्लैट फाइल मॉडल के डाटा रिडंडेंसी वो एलिमिनेट हो गई, कि ईच जो डाटा एलिमेंट है वो सिर्फ एक बार स्टोर किया जाएगा, बार बार स्टोर नहीं किया जाएगा। इस तरह डाटा कलेक्शन और स्टोरेज की कॉस्ट जो है प्रोड्यूस हो जाएगी। फिर सिंगल अपडेट, आपको हर एप्लीकेशन पे हर डाटा फाइल में अपडेटिंग की ज़रूरत नहीं, जो भी चेंजिंग हो रही है एक दफ़ा आप अपडेट करेंगे तो वो कंप्लीट डाटाबेस में अपडेट हो जाएगी। और इस तरह सिंगल अपडेटिंग से आपके सामने करंट वैल्यूज़ जो है वो शो होंगी और ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपके पास आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है और आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो ख़तरे में पड़ेगी। फ्लैट फाइल और अर्ली डाटाबेस सिस्टम्स को ट्रेडिशनल सिस्टम्स जो है वो कहा जाता है या लेगेसी सिस्टम कहा जाता है। कि पुराने सिस्टम से स्टार्टिंग पे ये आए थे, ठीक है। तो इन दोनों में जो है वो ये बात जो है वो आपने देखी कि ये एक पुराने तरह के तर्ज के सिस्टम थे, इसलिए इन्हें ट्रेडिशनल सिस्टम्स कहा जाता है। फ्लैट फाइल मॉडल में हर यूज़र अपनी एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट था, डेटाबेस मॉडल में हर यूज़र जो है वो एक शेयर डेटाबेस पे डिपेंडेंट था अपनी इन्फॉर्मेशन को अक्वायर करने के लिए, ठीक है। तो लिमिटेड इंटीग्रेशन है इन डेटाबेस मॉडल्स में। ट्रू इंटीग्रेशन, अगर आप मुकम्मल तरीके से इंटीग्रेशन यानी कि इकट्ठी शेयर्ड किस्म का डाटाबेस हासिल करना चाहते हैं तो वो रिलेशनल डाटाबेस जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे या ERP जो आजकल यूज़ हो रहे हैं, वो 2 मॉडल्स हैं। ये 2 मॉडल्स जो है RIA एंड ERP, ये रिलेशनल डाटाबेस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और ये ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू दीज ट्रेडिशनल सिस्टम्स। तो अभी तक हमने 3 ट्रेडिशनल सिस्टम से मॉडल्स को डिस्कस किया, 2 मॉडल्स आपके मॉडर्न मॉडल्स रह गए हैं, उन्हें हम कल डिस्कस करेंगे।